हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुका। देखिए बच्चों, हम एसएसटी का चैप्टर पढ़ा रहे थे, वो भी थर्ड चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये हमारा लास्ट पार्ट है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये हमारा लास्ट पार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। तो हमने यहाँ तक समझ लिया था, उससे आगे समझते हैं। यानी जो हमने पीछे समझा था उससे आगे की बात कर रहे हैं कि भारत से उम्दा उम्दा मतलब अच्छी कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप निर्यात होते आ रहे थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिक के बाद स्थानीय उत्पादक मतलब जो पैदा करने वाले हैं, बनाने वाले हैं ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। यानी जो यूरोप, भारत से जो अच्छा कपड़ा जा रहा था यूरोप के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया यानी औद्योगिकरण हो गया, तो उसके बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को, हम जो इंग्लैंड भेज रहे थे, भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। इससे ब्रिटेन में बने कपड़े यानी ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे, क्योंकि वहाँ पर भी होने लगा ना। अभी बताया था कि स्थानीय उत्पादकों 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का, और भारत 1815 में यह गिरकर 15% हो गया। यानी 1800 में जो भारत का हिस्सा 30% था कॉटन के मामले में या रेशमी वस्त्रों के मामले में, वो 1815 में 15% रह गया, यानी आधा हो गया। 1870 आते आते यह 3% रह गया, यानी हम धीरे धीरे बाजार से खोते ही जा रहे थे। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5%, बताइए, थोड़ा बहुत बढ़ा है, बढ़कर 35% हो गया। इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में सबसे पहले नील, जिसे हम इंडिगो बोलते हैं, ये 12th के चैप्टर में भी है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश की बुक में, तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम, जो मुख्य रूप से चीन जाता था। यानी भारत से सबसे ज़्यादा क्या जाता था बेटा? अफीम जाता था, जो मुख्य रूप से कहाँ पर जाता था बेटा? चीन जाता था। आगे समझिए, भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा। ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस, ये क्या लिखा हुआ है? सरप्लस, ब्रिटेन के हित में हो गया। इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या शब्द यूज़ किया गया बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में था। भारत के बाजार से जो आमदनी होती थी उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों की देखरेख करने के लिए करता था। यानी भारत के बाजार में जो अपना माल बेचता था ब्रिटेन, उन पैसों का, उन आमदनी का वो अपने देश में उन्नति के लिए करता था। भारत में रहने वाले ऑफिसर को होम चार्ज के लिए करता था। यानी भारत में रहने वाले अपने ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए करता था। भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर जो भारत में थे का पेंशन का खर्चा होम चार्ज के अंदर ही आता था। यहाँ पर एक बात आई कि भारत पर जो कर्जा था उसकी भरपाई, ठीक है, और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे यहाँ पर, उनको पेंशन की बहाली या पेंशन देना, वो सारा किसके अंतर्गत आता था? होम चार्ज के अंतर्गत। अब होम चार्ज कौन था? यानी होम चार्ज था कि ब्रिटिश का एक नियुक्त ऑफिसर जो भारत में रहकर ब्रिटेन के व्यापार पर देखरेख पर निगरानी रखेगा, ठीक है ना। अब है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया। आप सोचेंगे इसको मैंने इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है, सीधा सीधा हम पढ़ चुके हैं इसे, पर रिपीट हो रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी जो कितना हुआ था 1914 से 1918 तक, यानी 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया। इस समय के दौरान दुनिया ने आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता, एक और दयनीय युद्ध का अनुभव किया। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया। एक पर सहयोगी थे, यानी ब्रिटेन, जिसे लिखा ब्रिटेन, फ्रांस
रूस और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया। और दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन और तुर्की। ध्यान रखिएगा क्या क्या कहा इसने। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया जिसमें दो समूह बन गए। एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में उसमें अमेरिका जुड़ गया। और दूसरी तरफ जो खेमा था वो था बेटा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और तुर्की। ऑटोमन साम्राज्य के बारे में शायद आपको मैंने बता दिया, यूरोप में राष्ट्रवाद जब पढ़ाया था उस समय इसके बारे में बात हुई थी। युद्धकालीन रूपांतरण यानी युद्ध के होने से या युद्धकालीन यानी युद्ध के समय का रूपांतरण, क्या बदलाव हो गया, अब हम ये समझेंगे। तो ऑटोमेटिक आप समझ रहे होंगे युद्ध होगा तो नुकसान ही होगा, आर्थिक दबाव भी आएगा, सुरक्षा का दबाव भी आएगा। तो ये चीज़ें हैं। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को कई मायनों में झकझोर कर रख दिया। लगभग 90 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हो गए। मरने वाले या अपाहिज होने वालों में ज़्यादातर लोग उस उम्र के थे जब आदमी आर्थिक उत्पादन करता है यानी पैसे के काम को करता है, यानी युवा। इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों की भारी कमी हो गई, है ना। परिवारों में कमाने वालों की संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घटेगी। घर का मुखिया युद्ध में लगा हुआ है। ज़्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा, मजबूरी में। लिहाजा कारखानों में महिलाएं काम करने लगी। जब पुरुष युद्ध में जाएंगे तो महिलाएं काम करने जाएंगे, पेट पालन के लिए भाई काम तो करना पड़ेगा। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के काम माने जाते थे उन्हें अब महिलाएं कर रही थी। इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच संबंध टूट गए। ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा। आपको पता है ना, ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, है ना, बाद में अमेरिका जुड़ा था। इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज देने वाला था अब वो वास्तव में सेठ बन गया। अब विदेशी सरकारों और लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना अमेरिकी सरकार और उसके नागरिकों को विदेशों में ज़्यादा संपत्ति थी। यानी जो अमेरिकी निवासी थे उनकी संपत्ति अब ऑटोमेटिक बढ़ गई। अब बात आती है कि जैसे जैसे युद्ध खत्म हुआ तो फिर क्या सुधार हुए, यानी युद्धोत्तर सुधार। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में उद्योग का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन यहाँ युद्ध में व्यस्त है तो भारत और जापान, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रिटेन का सामान आता था, अब उनका फल फूलने लगा बाजार। क्योंकि ब्रिटेन युद्ध में लगा हुआ है, वहाँ से कोई माल आ नहीं रहा है, कोई भी चीज़ पहुँच नहीं रही है, तो लोगों को ज़रूरत है तो वो अपने देश से ही लेना शुरू करेंगे। बाज़ारों में जो होगा उसी से काम चलाएंगे। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा लग चुका था, क्योंकि कर्ज लिया था युद्ध के चक्कर में। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीज़ों की मांग में तेजी आई थी, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। लेकिन युद्ध समापन के बाद मांग में गिरावट आई। युद्ध के बाद ब्रिटेन के 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। ये इजी होगा, तो मैंने पहले ही बताया था, इजी चीज़ को मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा। अब देखिए, युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था, युद्ध से पहले यानी 14 से पहले। लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से, अब पूर्वी यूरोप युद्ध में शामिल हो गया तो बताइए गेहूं की कमी आएगी कि नहीं, कोई मुख्य निर्यातक था। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में, ऐसा तो नहीं आपको छोटा दिखाई दे रहा वो लोग, अब तो ठीक है, निर्यातक के रूप में उभरे थे। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। खत्म होने के बाद इसके कारण बाजार में गेहूं की अधिक खेप आ गई है लगातार। कि इधर तो उन्होंने, अब देखिए खेप कैसे ज़्यादा आ गई कि पूर्वी यूरोप, जैसा बताया, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था, निर्यातक था। तो जिन देशों में गेहूं का निर्यात करता था, अब वो जब युद्ध में लगा रहा, युद्ध में वो शामिल हुआ, तो गेहूं की निर्यात रुक गया। अब जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो एक बात बताइए, अपनी पूर्ति के लिए वहाँ पर भी उत्पादन शुरू हो गया होगा गेहूं का। जिन देशों के लिए वो निर्यात करता था, यूरोप, पूर्वी यूरोप, उन देशों ने क्या इंतजार किया हुआ कि युद्ध खत्म हो, जब वहाँ से आएगा गेहूँ, जब हम खाएंगे, तो उन्होंने भी उत्पादन। तो बाजारों में पहले से ही वहाँ पर गेहूँ उपलब्ध थे। इधर से पूर्वी यूरोप
जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसने भी जो निर्यात करता था अपने गेहूँ बाज़ारों में पहुंचा दिए। तो यानी बहुत गेहूं की खेप आ गई। और जब गेहूं ज़्यादा आ गए, या कह सकते किसी सामान की बढ़ोतरी हो जाती है बाज़ार में, तो उसकी कीमत घट जाती है। इसके कारण बाज़ार में अधिक गेहूं की अधिक खेप आ गई और कीमतों में भारी गिरावट हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तबाही आ गई। अब आता है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत। हम इस पॉइंट पर आ चुके हैं। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद झटकों से तेजी से निजात मिलने लगी। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। फोर्ड मोटर, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड, ध्यान रखिएगा, जो आप फोर्ड कंपनी देखते हैं उसकी शुरुआत किसने की? हेनरी फोर्ड। इसी ने एक नया सिस्टम शुरू किया था कन्वेयर बेल्ट का। आगे समझिएगा। मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। इसमें मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है? यानी किसी चीज़ को धीरे धीरे लिमिट से, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ऐसी पद्धति की खोज कर ली जिससे श्रमिक उतने ही रहेंगे लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कि जनक माने जाते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी। अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, इसलिए उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे थे। इससे विभिन्न उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ गई। हेनरी फोर्ड का ये कार का उत्पादन भी देखिए, कार का उत्पादन 1919 में, कार का उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गया। 20 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गया। मैंने बताया था कन्वेयर बेल्ट सिस्टम चलाया था उसने। यानी एक आदमी को कोई सामान गाड़ी बनाने के लिए लेना है तो वो खड़े होकर के वहाँ तक जाएगा, फिर लाएगा, फिर दूसरे को देगा। उन्होंने कन्वेयर बेल्ट सिस्टम बना दिया। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए आपने चाकी वगैरह देखी होंगी, इंजन पटा रहता है इस पर, और ये इस तरीके से बेल्टिंग सिस्टम, इस पर बेल्ट लगा दी, पटा लगा दिया, पटा, जिसको जैसे यहाँ आने पर बोल्ट लगा आना, यहाँ बोल्ट लगाना है गाड़ी में या इंजन रखना है, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ना है, तो वो सामान रख दिया सारा, जिसको वो बेल्ट पर घूमता रहता था। अब बेल्ट पर घूमता था, इस इंजन वाले कारीगर को इंजन चाहिए तो वो यहाँ से इंजन उठा लेगा, किसी को बोल्ट चाहिए तो बेल्ट तो आगे चलती रहेगी, तो बेल्ट तो आगे चलती रहेगी, उसमें से ज़रूरत के हिसाब से आदमी सामान उठा लेता है। तो इसी तरह से बजाजी नहीं है, बाजारी सामानों जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि की मांग भी तेज़ी से बढ़ने लगी। अमेरिका की घरों की मांग में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण इस मांग को और हवा मिली। अब सस्ता कर्ज क्यों मिल रहा था? क्योंकि वो तो भाई कर्ज देने वाला देश बन गया ना अमेरिका। अब आता महामंदी। महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में बहुत गिरावट देखी गई। युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया। अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि भैया चुकाएंगे कहाँ से, और हजारों बैंक दिवालिया घोषित कर दिए गए, बैंकक्रप्ट। अब है हमारा ब्रिटेन वुड्स समझौता। जगह का भी नाम है। अभी समझौता क्या था सुनिए, कि 1944 में स्थित अमेरिका में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। क्या सहमति बनी? कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। नहीं समझ में आया होगा, दोबारा सुनिए। 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक संघ था, या मान लीजिए संघ बनाया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये मानिए क्यों आयोजित किया गया। संयुक्त शब्द पर ध्यान दीजिए। संयुक्त यानी सभी, राष्ट्र यानी पूरे देश, जितने भी देश हैं, मौद्रिक यानी मुद्रा का, यानी वित्तीय मतलब पैसा। कि मान लीजिए किसी देश पर कोई परेशानी आ जाती है तो उसके लिए क्या किया जाए,
पैसे से उसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक बनाया गया विश्व बैंक। यानी अगर किसी देश पर कोई भी आर्थिक संकट आता है तो ये ब्रेटन वुड्स समझौते में तय किया गया कि विश्व बैंक के द्वारा उसको सहायता दी जाएगी, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब सारे देशों की मुद्राएं वहां पर रहेंगी। तो ये नहीं कहना चाह रहे मैं करेंसी को, जो कहते हैं ना, किसी का डॉलर है, किसी का रूबल है, किसी का रुपया है, तो ये वो जगह थी। अब आता है नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ज़्यादातर विकासशील देशों को 1950-60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ। उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया। नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO की मांग के लिए 77 या G77, जैसा G20 बोलते हैं, का समूह, ये एक ऐसी प्रणाली थी उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास सहायता, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगी। यानी अब क्या समझिए, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं कि NIEO यानी नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश ये आया कि जिस देश में, भाई हर देश में अपने अपने संसाधन हैं, तो हर देश में जो संसाधन है उनको बेहतर सुविधा, बेहतर उपयोग, उनकी सुरक्षा, ये आदेश आया कि वो ऐसा नहीं करेंगे कि अमीर हैं तो वो उनका दोहन करते जाएं, गरीब है उन तक उनका लाभ ना पहुँचे, यानी ज़रूरत के अनुसार, और दूसरा कोई देश उन पर अधिकार ना कर पाए। अब ये लास्ट एंड पॉइंट पर चल रहे हैं बेटा हम, हमारा चैप्टर इसके बाद फिनिश हो जाएगा। यह है वीटो, जैसे बोला वीटो पावर, वीटो पावर। ये वीटो पावर क्या है कि यह एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार है। जैसे अपने देश में संविधान है, हर देश का संविधान है, वहाँ पर सरकार को अधिकार है, लेकिन किसी देश ने कोई भी चीज़ की, समझ रहे, और जिसके पास वीटो का पावर है, शक्ति है, वो उस देश को संवैधानिक रूप से मना कर सकता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। यानी देश का दूसरे देश पर, हर देश को वीटो पावर नहीं है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका भारत को मना कर सकता है कि भाई आप वहाँ उस देश को ये सामान नहीं बेचेंगे, आप उस देश पर अगर आक्रमण कर रहे हैं तो हमें बताएंगे, बिना उसके जानकारी के नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें संवैधानिक अधिकार है। अभी जो शोर शराबा मचा हुआ है टैरिफ के बारे में, उस टैरिफ को समझने के लिए समझिए टैरिफ होता क्या है कि एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला कर टैरिफ कहलाता है। बस एक देश का दूसरे देश के आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है, टैरिफ। जैसे हमने टैरिफ लगा दिया कि भाई अगर पाकिस्तान हमें कोई चीज़ बेचना, पाकिस्तान को छोड़िए, जैसे मान लीजिए चीन हमें कोई चीज़ बेचना चाहता है, भाई कमाई तो वही करेगा, लाभ वही कमाएगा, तो हम उस चीज़ पर इतना टैक्स लगाएंगे, ये टैरिफ है। प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, प्रवेश के बिंदु पर यानी कहाँ से आ रहा है जा रहा है उस पर भी टैक्स। सीमा या हवाई अड्डे पर, जैसे कि सीमा और हवाई अड्डे सामान आ रहा है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाए। अब आता है विनिमय दरें। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती है। मोटे तौर पर दो प्रकार की विनिमय दरें, एक निश्चित विनिमय दर और एक अस्थायी विनिमय दर। नहीं समझ में आया, दोबारा समझिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है कारण, नीति। यानी हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो उसके लिए जो राष्ट्रीय मुद्रा है ना, उसकी नीति क्या है, वही हमारी क्या कहलाता है, विनिमय दर। मैंने जैसा बताया था कि यहाँ पर वीडियो फिनिश हो जाएगा, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।